राजधानी मंत्री मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि हमारी जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको संबोधित करें। आदरणीय राठौड़ साहब, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों तक? हाँ, आ रही है सर। इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत। ये दुर्भाग्य है कि हम लंबे समय से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से फिजिकल रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल नहीं पाए और इसी मजबूरी से आज इस कोटा संभाग के अंदर जो वैश्विक महामारी कोरोना और दूसरे उपजे हालात के बारे में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 12% जनसंख्या इस कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। 8,35,814 लोग आज की तारीख में संक्रमित हो गए और लगातार एक्टिव केस जो हैं 2,12,753, ये संख्या बढ़ती जा रही है और मृत्यु का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब पूरा देश इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हमारे चिकित्सकीय प्रबंधनों की पोल तब खुल जाती है जब रिकवरी की दृष्टि से हम पूरे देश में 31वां स्थान प्राप्त करते हैं। आज रिकवरी दर राजस्थान की 73.7% है। कोटा संभाग के अंदर आज की तारीख में 14,530 जो एक्टिव केस है, उसमें सर्वाधिक केस 8,208 कोटा के अंदर है। और ये जितने भी एक्टिव केस हैं, एक अध्ययन ये बताता है, चिकित्सकीय स्टडी ये बताती है कि इनमें से 25% लोग सिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी 25% लोग ऐसे हैं जिनको चिकित्सकीय परामर्श से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है, जिन्हें ऑक्सीजन की बेड की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें वेंटिलेटर तक की आवश्यकता हो सकती है, रेडमिशर और टोस्मीजूल जैसे इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। इन सबको जब हम देखते हैं तो आज कोटा के अंदर कुल मिला के जो सरकारी क्षेत्र में कोटा के अंदर 1,061 के लगभग सैयाएं हैं, कुल बेड्स हैं, जबकि 25% के हिसाब से आज 2,052 ऐसे लोग हैं जिनको चिकित्सकीय सेवाओं की आवश्यकता है, भर्ती होने की आवश्यकता है। यानी ये सारे आंकड़े ये कहते हैं कि न केवल कोटा में बल्कि राजस्थान में हमारे चिकित्सीय संस्थानों पर इतना दबाव है कि वो हाँप रहे हैं, वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार ने बड़े लंबे चौड़े दावे किए, कोटा संभाग में भी दावे किए स्क्रीनिंग के, और कोटा के अंदर हर ब्लॉक के अंदर 7 दिन में एक बार RT-PCR टेस्ट करने के लिए व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। और मोटे तौर पर RT-PCR टेस्ट का नतीजा 4 दिन के लगभग आ रहा है। यानी कुल मिला के जो संदिग्ध रोगी है उसके RT-PCR टेस्ट उस तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लगाता है, और ये सबसे एक सिस्टम की कमजोरी है। इसी दरमियान वो कितनी जगह संक्रमण को फैलाता है उसका अंदाजा नहीं। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सरकार जब दावा कर रही है राजस्थान में 22,000 बेड्स की और 1,14,000 आइसोलेशन बेड्स की, तो मैं मांग कर रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए। सरकार ने 21 अप्रैल को राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के सेक्शन 4 के तहत कोटा सहित सारे वो चिकित्सालय जिनमें बेड्स की संख्या 60 से ज्यादा है, 100 से कम उनमें 40% बेड और 40% आईसीयू के बेड, और जहां 100 से अधिक है वहां 50% कुल बेड्स और 50% आईसीयू के बेडों को अधिग्रहित किया था। 21 अप्रैल के इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार पूरे राजस्थान में 60 सैयाओं से बड़े चिकित्सालयों के अंदर लगभग आधे बेड्स पर कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए अधिग्रहण का आदेश तो जारी करती है, परंतु दुर्भाग्य से मॉडलिटी तय नहीं करती
और आज मैं कह सकता हूं जिस प्रकार के हालात आज कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से निजी क्षेत्र में 6 चिकित्सालय जुड़े हैं और जिनमें मात्र 4 चिकित्सालय कोविड के लिए तय किए हुए हैं और उनमें भी जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं कुल मिला के इन 4 चिकित्सालयों में कुल मिला के 1 दर्जन मरीज से भी कम मरीज आज वहां भर्ती हुए हैं। और बार बार कहने पर भी निजी चिकित्सालयों का जो सहयोग है कोटा के अंदर इसलिए भी सहयोग बना हुआ है कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर दूसरी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसके अंदर कमी लगातार आती जा रही है। अभी कोटा के अंदर वेंटिलेटर को लेकर बहुत बड़ी बात हुई और उस वेंटिलेटर में रामपुरा के अंदर कल 20 वेंटिलेटर नवंबर में आए वेंटिलेटरों पर कल 2 दिन पहले धूल हटाई जाती है और सरकार उनको अब काम में लेने के लिए इंस्टॉल कर रही है। राजस्थान के अंदर जो 1500 वेंटिलेटर आए 60 करोड़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केयर्स योजना में, वो बहल ने बनाए, पूरे देश के अंदर 30,000 वेंटिलेटर बनाए और कांग्रेस शासित प्रदेशों के अलावा किसी ने शिकायत नहीं की और राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने एक परिपत्र जारी करके कह दिया कि हमने 1475 वेंटिलेटर को इंस्टॉल कर दिया, जबकि अब मुख्यमंत्री जी 6 महीने बाद ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनमें क्या कमी खामी रही। और मैं समझता हूं एक तरफ सरकार का सरकारी विभाग ये कहता है कि हमने इन 1500 में से 1475 वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री जी इतने लंबे अंतराल के बाद 15 तोड़कर ये मांग करते हैं। और असलियत इसकी ये है कि मात्र 300 रुपए का एक फ्लो सेंसर लगना था जिसको राज्य सरकार ने इसकी आपूर्ति नहीं की, इसलिए इनका ये काम में नहीं आ रहे। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में ये काम में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ उस पर निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए कि नवंबर में आए 20 जो वेंटिलेटर है उनको 3 दिन पहले उपयोग में लिए जाना ये दुर्भाग्यजनक है और इसमें किस स्तर पर ये कमी रही निश्चित तौर पर इसकी बात मांग होनी चाहिए। आज बहुत बड़ी बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सल कवरेज की बात कही और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चालू थी, 951 निजी चिकित्सालय उससे जुड़े हुए थे और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मात्र 126 चिकित्सालय जुड़े हुए हैं, कोटा के अंदर मात्र 4 है। और आज मैं निवेदन करना चाहूंगा और मांग करना चाहूंगा कि रियायती दरों पर जिन चिकित्सालयों ने जमीनें ली है सरकार से, उन चिकित्सालयों की भूमिका आज की तारीख में कोविड के पेशेंट को भर्ती करने की निश्चित तौर पर हो सकती है। कोटा के अंदर जिस प्रकार का कहर रहा, 2 मई को कोटा के अंदर कोरोना के खौफ से पोते की जान बचाने के लिए दादा और दादी की आत्महत्या निश्चित तौर पर पूरे सिस्टम पर करारा मजाक है। अभी काला बाजारी इस कोटा में इतनी बेखौफी से की जा रही है, इतने हौसले बुलंद है कि मरीज इस रेमडेसिविर को बेचने के लिए जब कोटा के प्राचार्य उनसे बात करते हैं उनके डकोए में भी सामने आ जाते हैं। आज कोटा के अंदर जितनी भी दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां जो इस समय है वो लगभग मार्केट से गायब है। और इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज माननीय स्पीकर लोकसभा ने जिस प्रकार कोटा के अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन जामनगर से दिलाने की बात कही और उसके बाद भी कोटा के अंदर 5 लोगों की मौत अलग अलग समय में सिर्फ ऑक्सीजन के प्रबंधन का माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण होना, मैं समझ से बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अभी कल ही जयपुर के अंदर 3 जनों की मौत हुई है RUHS में। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए, ये साधारण बात नहीं। आज हमारे एपेक्स हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर प्रबंधन की कमी के कारण इस प्रकार की बात हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार में बहुत सरकारी दावा करते हैं, यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री जी भी कहते हैं ये कोटा की प्रथम लहर के बाद कोटा की दूसरी लहर है। इसमें हमने कितने ICU बेड बढ़ाए,
कितने वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाई, कितने ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए, मैं समझता हूं उसका कोई जवाब नहीं। आज की तारीख में 56 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के अतिरिक्त आवंटन के पश्चात कोटा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी तो है पर उतनी नहीं। पर सबसे बड़ी सवाल यह है कि ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर कोटा संभाग के अंदर जो अंतराल है और उसके कारण से जो ये कोटा के अंदर ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, आज गांव में क्वारंटाइन सेंटर बिल्कुल नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि क्वारंटाइन सेंटर बने। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने 1 करोड़ रुपया हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को हॉस्पिटल में उपकरणों के लिए विधायक विकास कोष से देने के लिए एक तरह से निर्देश दिया और उसको हमारे विधायक विकास कोष की मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया। इस पूरे संभाग में जिन जिन विधायकों ने लिख के दिया, आज 20-25 दिन गुजर जाने के पश्चात भी, आपात स्थिति होने के बाद भी विधायक विकास कोष की स्वीकृतियों में भी विलंब हो रहा है। आज सरकारी चिकित्सालयों में मरीज का भर्ती होना मुश्किल हो गया कोटा में, और निजी चिकित्सालय लोगों को ले नहीं रहे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो ऑक्सीजन की बात हो रही है, जब हम इस दूसरी लहर के प्रारंभ में थे तब 126 मैट्रिक टन की मांग थी सरकार की तरफ से, और अब बढ़ते बढ़ते आज 700 मैट्रिक टन की पार कर रही है। और केंद्र सरकार ने भी 10 मई को 435 मैट्रिक टन का आवंटन किया है, और निश्चित तौर पर हम लोग भी केंद्र से मांग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए, और धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। और इसी प्रकार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, केंद्र ने 2,16,000 इंजेक्शन का कोटा तय किया है और सरकार के पास जा रहे हैं, परंतु सरकार को जो टैंकर की व्यवस्था करनी थी ऑक्सीजन के लाने के लिए, वो भी सरकार ने नहीं की। और अब सरकार कह रही है जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदेंगे, 20,378 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आदेश सरकार जब दे रही है जब एक तरह से आग लगी हो और कुआं खोदकर पानी निकालने की बात हो। मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि फरवरी माह के अंदर 2,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का जो निविदाएं थी, उसमें क्रय आदेश देने के पश्चात किस कारण से, किस दबाव ने सरकार ने उन 2,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निविदा को रद्द किया? सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकार को जब 5 जनवरी को सरकार के पास 6 जगह जब ये पीएसए ऑक्सीजन सेंटर के लिए जब आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, 4 पीएसए के लिए माफी चाहूंगा, 5 जनवरी को जयपुर, बीकानेर, अलवर और जोधपुर। अब सरकार ये कहती है कि इन ऑक्सीजनों के संयंत्र की स्थापना करने का काम केंद्र की एजेंसी को करना चाहिए था। निश्चित तौर पर केंद्र की एजेंसी को स्थापना और इसका काम करना चाहिए था, पर सरकार की तरफ से एक पत्र नहीं लिखा गया, कभी सरकार ने कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूं अगर वो ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो जाते तो शायद आज ऐसी हालात नहीं होती। और अब सरकार को जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केयर्स योजना के अंदर जो अब 16 संयंत्र मंजूर हुए हैं, मैं समझता हूं कि इन संयंत्रों के लगने पर निश्चित तौर पर ये ऑक्सीजन प्लांट जो लगेंगे, जयपुर में 6, कोटा में 2, और तो कोटा में के अंदर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित तौर पर पूरी होगी। और ऑक्सीजन जनरेटर की स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने अजमेर और झालावाड़ में की है। और मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, क्योंकि किसी को अंदाज नहीं था कि इस प्रकार की व्यवस्था होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो वैक्सीनेशन की बात को लेकर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब फरवरी माह में यह तय हो गया था मुख्यमंत्री और सरकारों का, केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में, कि 50% जो वैक्सीन है उसकी राशि केंद्र वहन करेगा और 50% की राशि राज्य वहन करेंगे, तो उसके बाद ये 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के आम व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए इतने विवाद की आवश्यकता नहीं थी। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर किया है, और सरकारी आंकड़े खुद ये कह रहे हैं कि आज 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो राजस्थान की जनसंख्या है, वो राजस्थान की जनसंख्या 3 करोड़ और 50 लाख के लगभग है। तो 1 करोड़ से किस पर 50 लाख ही नौजवान वैक्सीनेट हो पाएंगे। सरकार को चाहिए
कि पूरा आदेश दें और चरणबद्ध तरीके से इनको मंगवाकर इसको काम करें। सरकारी खजाने पर पहला हक है तो राजस्थान के अवाम का है। जब सरकार वोट की फसल काटने के लिए जन घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों को गुमराह करने के लिए लंबी चौड़ी बात किसानों के ऋण माफ करने की कर सकती है और उसके लिए सरकार दावा कर सकती है कि उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ये तो 2600 करोड़ का मामला था। इसमें भी मैंने पत्र लिखकर उनको कहा था कि डीएमएफटी राशि के अंदर 4,000 करोड़ में 2,000 अनस्पेंड पड़े हैं और अभी तो उन्होंने विधायक विकास कोष से भी सारे विधायकों से 3-3 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं समझता हूं वैक्सीन की राजनीति करने का वक्त नहीं है। सब लोगों को मिलकर इस वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ने का वक्त समय है और इसके अंदर निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में राजस्थान के 66 लाख किसानों को जो 1402 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में दिया है, निश्चित तौर पर यह भी स्वागत योग्य है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि कोटा डिवीजन के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाएं, आरटीपीसीआर टेस्ट के अंतराल को कम करें, एंटीजन टेस्ट तुरंत प्रारंभ करें, विधायक विकास कोष की स्वीकृतियां तुरंत निकालें और ये जो काला बाजारी का एक आलम बना हुआ है इस पर सरकार कारगर तरीके से कदम उठाए। और केंद्र सरकार, चूंकि स्पीकर साहब भी इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उनके प्रभावों का फायदा लेने के लिए जो भी सरकार के सुझाव हो, पहली बार 3 मंत्री गए और आस्थित रूप से वो संतुष्ट भी रहे और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत से उत्तरित सवालों का जवाब भी हुआ। अब सरकार को चाहिए कि ये वैक्सीन के नाम पर और कोरोना प्रबंधन के नाम पर राजनीति नहीं करके लोगों की सुविधा और लोगों के जीवन बचाने के लिए काम करे। मोटे तौर पर मुझे यही निवेदन करना था। अब आप लोग अगर कोई सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और मुझे उम्मीद भी है कि आप मेरे भावनाओं के अनुसार इस चीज को आम जन तक पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे। और जिस प्रकार कोटा के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीव कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये मुख्यमंत्री अल्पजीवी योजना बनती जा रही है। निजी चिकित्सालय इनसे दूर होते जा रहे हैं, कालाबाजारी का आलम है। अब भी वेंटिलेटर और दूसरी मशीनें कबाड़ में पड़े हैं। तीसरी लहर से पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कोटा वही है जो शिशु मृत्यु के कारण पूरे देश में सुर्खियों पर आया। आने वाले समय के अंदर जो चेतावनी हमें मिल रही है, ये संक्रमण बच्चों को अपने घेरे में लेगा, इसकी सावचेती बहुत जरूरी है। और इसमें मैं अपील करूंगा सारे स्वयंसेवी संस्थान और निजी चिकित्सालय से भी करूंगा कि वो भी, चूंकि एक चिकित्सक को बनने में सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज में जो पैसा लगता है, एक तरह से उस चिकित्सक को चिकित्सक बनाने के अंदर आम आदमी का धन लगा हुआ है, इसलिए वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोई बात आप मेरे से सवाल करना चाहें तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। मेरी आवाज आई क्या सब तक? मेरी आवाज पहुंची क्या सब? कोई सवाल जग्गू सिंह जी? नहीं, जो वेंटिलेटर की जो आपने बात कही थी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत अच्छी। ये जो वेंटिलेटर आए थे, तो भारत सरकार ने कुछ वेंटिलेटर दिए थे पीएम केयर फंड से, हमारे यहाँ भी आए थे, शायद उनका उपयोग नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने कहीं स्टडी की होगी इसकी कि भाई जब दिल्ली से सरकार ने जब उपकरण दे दिए तो इनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गई इसके बाद में भी क्या कि इनका उपयोग नहीं हो रहा अभी तक। और जो बीजेपी के विधायकों का डेलीगेशन है वो कलेक्टर से मिला था, उन्होंने काफी नाराजगी जताई कि भाई जो इनको जब आपके पास है आईसीयू बेड तो इनको चालू क्यों नहीं कर रहे। इस तरह की जो समस्या आ रही है। देखिए जग्गू सिंह जी, ये वेंटिलेटर पूरे देश के लिए बने थे, बहल ने बनाए थे। 30,000 वेंटिलेटर थे, जिसमें अपने राजस्थान में 1500 के लगभग आए। और आज 6 महीने बाद इन वेंटिलेटर का नहीं लगना दुर्भाग्यजनक है। और जबकि सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को कहा कि हमने 1475 वेंटिलेटर को इंस्टॉल कर दिया हमने, जबकि असलियत इससे बहुत दूर है। लोगों के जीवन रक्षा से जुड़े हुए उपकरण के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक, ये घिनौना मजाक है। और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसमें तकनीकी कोई कमी है,
तो ये कमी इनको 6 महीने बाद क्यों ध्यान में आई, उसी समय क्यों नहीं ध्यान में आई? ये अपने आप में ये बात सिद्ध करती है कि इन्होंने डब्बे से बाहर उन वेंटिलेटर को निकाला नहीं। जी जी जी, हाँ आ रही सर। मेरा सवाल ये है कि कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कंवर के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं और अभी वर्तमान में भी 50,000 रुपए का एक मेहता अधिकारी जो खबरा है वो साफ तौर से उनको कट देने में खड़ा कर रहा है और फरियादी ने भी नामजद रिपोर्ट दी है, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या विधायक जो कांग्रेस के हैं पाना सिंह जी मेघवाल और पीपलदा विधायक रामनगर की मीरा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कोटा के मंत्री उन्हें बचाना चाह रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़ा संरक्षण उनको है। राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने कहा था कि जिनके विरुद्ध में 16 सीसीए के अंदर चार्जशीट हो या जिन पर गबन या भ्रष्टाचार का आरोप हो, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और उसके पश्चात भी एक प्रमाणित मामले के अंदर कोटा के सीएमएचओ को पोस्टिंग देना इस बात को प्रमाण कर रहा है कि राज्य सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि उनको तत्काल बर्खास्त सस्पेंड किया जाना चाहिए और मामले की जांच की जानी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ राजकुमार जी, राम राम। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार चिकित्सा विभाग के मामलों को लेकर कोटा में राजनीति होती आई है, चाहे पहले जेके लोन का मामला हो या अभी वैक्सीनेशन को लेकर के मामला हो, मगर उसका खामियाजा बीजेपी और कांग्रेस के सरकार के राज में भुगतना जनता को पड़ रहा है। तो आप बीजेपी का ऐसा क्या स्टैंड है जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखिए, हमें कोरोना के अंदर राजनीति का कोई आधार बनना भी नहीं चाहिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर चाहते, हम सरकार के हर कदम के साथ हैं। परंतु सरकार अगर अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करे, आज कोटा के अंदर जब एक दादा दादी को आत्महत्या करनी पड़े तो खौफ कितना होगा। आम आदमी जब खौफ की जिंदगी जीने के लिए इस संभाग में मजबूर है, तब हम जबान खोलकर कहते हैं कि सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करे। और चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जी, ये सौभाग्य है यहाँ का लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने रोज कहा है कि वो इसके लिए तैयार है, केंद्र सरकार से जो भी सहायता चाहिए। आज तक कोई रोड मैप नहीं है सरकार का, इस बात के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अब आप देख रहे हो वैक्सीनेशन के नाम पर 1 करोड़ डोज को का ग्लोबल टेंडर करने की सरकार बात कर रही है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रही है कि 3.5 करोड़ की जनसंख्या 18 से 45 वर्ष तक है, यानी 7 करोड़ डोजेज चाहिए इनको, और 1 करोड़ का ऑर्डर दे रही है। तो आप इस पूरे मामले को कितने वर्ष तक सरकार खींचना चाहती है, ये सरकार के सामने एक सवाल खड़ा है। दूसरा ये है कि जो सेकंड डोज है उसको लगवाने के लिए लोग तत्पर है, मगर डोज ही नहीं मिल पा रही है, तो लोग लाइन में लग रहे, भीड़ पड़ रही है। आप सही कह रहे हो। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान पूरे दुनिया में पहला देश था जिन्होंने वैक्सीन का इजाद किया। अब तक 17 करोड़ के लगभग वैक्सीन की डोजेज इन्होंने अलग अलग राज्यों को भेजी है, और ये भी इस बात से तय पहले हो गई थी फरवरी में ही कि 50% डोज का फ्री केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य को इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये राज्य सरकार को प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए था कि जिसमें जिनको पहली डोज लग गई उसी अनुसार उनको दूसरी डोज के लिए भी बड़ा प्रबंधन तैयार रखना चाहिए था। पर इस पूरे मामले के अंदर चूंकि जनजीवन से जुड़ा है, हम लोग भी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। हमने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और हमारे माध्यम से मांग भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार को आपूर्ति जल्दी से जल्दी हो। परंतु सवाल इस बात का है कि ऑक्सीजन के प्रबंधन के कारण जो मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी निश्चित तौर पर हो सकती है, पर चिकित्सक के प्रबंधन के कारण से कोटा में 5 व्यक्ति कालकलवित हो जाए, जयपुर में 2 व्यक्ति कालकलवित हो जाए और उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कोटा में ये वाकया में आपको याद होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन को लेके कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कमी थी और भिवाड़ी से ऑक्सीजन लाना तय हुआ था राज्य सरकार के माध्यम से। उसका एक टैंकर आता था यहाँ पर 11-12 मैट्रिक टन उसमें आती थी। उसके बाद में जब पूर्ति नहीं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने प्रयास करके कोटा के लिए 28 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो अलग से मंगाई थी जामनगर से। उसके बाद राजस्थान सरकार ने क्या किया कि जो रेगुलर
लोगों के जीवन रक्षक से जुड़े हुए ऑक्सीजन को लेकर इस प्रकार की ओछी राजनीति निंदनीय है। ये तो कोटा के लिए अगर जामनगर से अलग से 26 मैट्रिक टन का इंतजाम हुआ तो निश्चित तौर पर आज कोटा की हालत बाकी सारी जगह से, जिस प्रकार मैंने कहा यहाँ जितने एक्टिव केस है और यहाँ जितने बेड्स है, अपने आप उनका अनुपात से पता लगता है कि यहाँ सब चीजें कम पड़ती जा रही है। तो इसको इस प्रकार करना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार एक्टिव केस के बढ़ने से सरकार के संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, आईसीयू बेड कम पड़ रहे हैं। सरकार ने जो दावा किया है 22,000 कोविड बेड्स का, वो नदारद है, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। 1,14,000 बेड आइसोलेशन की बात सरकार कर रही है, तो वो कहाँ है? कोटा संभाग में कितना है, सरकार को आगे आकर बताना चाहिए। एक बात ये है कि जो वैक्सीनेशन है युवाओं वाला 18 से 44 साल वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मगर रजिस्ट्रेशन के लिए युवा भटक रहा है, मतलब साइट खुलती नहीं, उससे पहले बुक हो जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है। ये व्यवस्था तो केंद्र की है ना? नहीं, ये वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पर अब राज्य सरकार चाहे तो ऑफलाइन भी राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग वैक्सीन केंद्रों पर आवंटित लोगों को कर सकती है। ये राज्य सरकार की मर्जी पर है। और मैं तो मांग करूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान में साक्षरता की दर कम है, गांवों के अंदर नेटवर्क भी कम है और एंड्रॉइड टेलीफोन भी लोगों के पास कम है, इसमें इस हालात को देखते हुए ऑफलाइन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं मांग करूंगा आप लोगों के माध्यम से। हाँ लक्ष्मी जी। मेरे ख्याल से भाई साहब सबके सवाल आ गए हैं, तो मैं सब लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े, आदरणीय राठौड़ साहब को सुना। तो मैं आदरणीय राठौड़ साहब सहित